नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप कुछ ही टाइम में हमारे जो चैनल है उसने 600 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इस चैनल पे आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स स्टडी कराएंगे। हम बीएससी और एमएससी के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब स्टडी कराएंगे आप लोगों को। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। चलो, अब हम लोग जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अभी तक एक ही वीडियो अपलोड किया है, आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को आरएनएस कंसेप्ट कराऊंगी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एसिड बेस पढ़ रहे थे। एसिड बेस में एसिड बेस स्टडी कर रहे थे। एसिड बेस में हमने जो फर्स्ट थ्योरी चला रखी थी वो है आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी में को हमने डिफाइन किया था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा? एसिड वो सब्सटेंस होंगे जिनको वाटर में डिसोल्व करने पे H प्लस आयन दे। एसिड क्या है? वो सब्सटेंस जिनको हम वाटर में डिसोल्व करने पे H प्लस आयन दे, वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। एसिड क्या है? इनको हम HX से डिनोट कर रहे थे। HX को हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनको हम वाटर में डिसोल्व करें तो हमें क्या मिल जाए? वाटर में डिसोल्व करने पे H प्लस आयन मिले तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एसिड कहेंगे। यही बात बताई थी। उसके बाद हमने बेस की डेफिनेशन स्टडी की, और आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस क्या है? हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड जिनको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो OH माइनस आयन दे, वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। तो उसके आरएनएस के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड, OH कंटेनिंग कंपाउंड जिनको हम वाटर में डिसोल्व करने पे हमें क्या मिले? OH माइनस आयन मिले, तो वो क्या, उनको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। यहां तक पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने ये कहा था कि आरएनएस ने इन बेस और एसिड की स्ट्रेंथ को डिफाइन किया कि कौन स्ट्रोंग होगा और कौन वीक होगा। इनकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए उन्होंने जिसका जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। मीन्स किसका सहारा लिया? आयनिक एक्सटेंट, आयनिक डिसोसिएशन का एक्सटेंट, कि कितना आयनाइजेशन हो रहा है उस रिएक्शन में, कितना ज्यादा आयनाइजेशन हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा, चाहे वो एसिड की बात करें चाहे वो बेस की बात करें, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। स्ट्रोंग एसिड कौन होंगे? HCl, H2SO4, HNO3 और भी बहुत सारे हैं। इनको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में टूट जाते हैं। कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाएंगे ये? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इनका आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। और जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वीक बेस। एग्जाम्पल बताया था एसिटिक एसिड, बताया था आप लोगों को, वीक बेस।
सॉरी वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? जिनका पार्शियली आयनाइजेशन हो। क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH, वाटर में डिजोल्व किया इसको तो ये इसका आयनाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है। क्या होता है ये? पार्शियली आयनाइज्ड फॉर्म में CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो ये क्या कहलाएगा? वीक एसिड। क्या कहलाएगा? वीक एसिड। वैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग बेस को कहा था, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। जैसे NaOH, KOH, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है? पार्शियली आयनाइज्ड होता है। कैसा होता है ये? पार्शियली आयनाइज्ड। इसलिए कौन सी कैटेगरी में आता है? वीक बेस। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और वाटर फॉर्म होती है। ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और वाटर फॉर्म होती है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सोल्ट और वाटर फॉर्म होती है। और इस रिएक्शन को जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बताई थी आपको? HX एसिड है, ये किसके साथ? BOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? सोल्ट BX प्लस वाटर H2O, यही बना रहा है। अब देखो इस रिएक्शन में ये भी आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। भाई आयरनियस ने कौन सी चीज काम में ली थी? इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी काम में ली थी। और क्या कहा था? जैसे ही इनको पानी में डिसोल्व करोगे आयंस की फॉर्म में टूट जाएंगे। मीन्स ये आयंस की फॉर्म में रहते हैं। H प्लस प्लस में X माइनस, ये भी किस फॉर्म में रहते हैं? आयंस की फॉर्म में। B प्लस प्लस में OH माइनस। अब जो ये सोल्ट बना है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी आयनाइज फॉर्म में रहता है। मीन्स ये भी किस में रहेगा? B प्लस प्लस X माइनस प्लस में H2O। अब देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हमारे पास B प्लस और X माइनस है और रिएक्टेंट फॉर्म में भी हमारे पास B प्लस और X माइनस है। मीन्स ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, इनमें तो कोई केमिकल चेंज नहीं आया। क्या चेंजेस आए? H प्लस प्लस OH माइनस आयन मिलके क्या बना रहा है? वाटर। H प्लस कहां से आ रहा है? एसिड से। और OH माइनस आयन कहां से आ रहा है? बेस से। तो क्या डेफिनेशन बन गई? एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस आयन मिलके वाटर फॉर्म करें, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस आयन आपस में मिलके रिएक्शन करते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां तक का पोर्शन मैंने आपको करा दिया। अब देखो इसमें ये अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस आर्रेनियस थ्योरी की यूटिलिटी। क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी। क्या यूज था इस आर्रेनियस थ्योरी का, या इसने क्या क्या डिस्क्राइब किया था। तो यूटिलिटी ऑफ आर्रेनियस थ्योरी। यूटिलिटी ऑफ आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी की यूटिलिटी पहली तो क्या है? इसके अकॉर्डिंग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होती है? कांस्टेंट होती है। देखो कैसे होती है। अभी मैंने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताया था कि एसिड का H प्लस प्लस बेस का OH माइनस आयन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। और इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में जो एंथैल्पी चेंज है वही क्या कहलाती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने आप लोगों को, यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके एंथैल्पीज बताई थी, वहां पे इनकी डेफिनेशन बताई थी। पूरा हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने का मेथड भी किया था। तो यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन मैं फिर से बता रही हूँ। आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाके आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, उसमें हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, क्या है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? जब 1 मोल एसिड किसके साथ रिएक्शन करे? 1 मोल बेस के साथ रिएक्शन करे तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है वो क्या कहलाता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो, मैं HCl ले रही हूं और एक वीक, ये तो स्ट्रॉन्ग है, और एक स्ट्रॉन्ग HCl और दूसरा स्ट्रॉन्ग H2SO4 और तीसरा स्ट्रॉन्ग HNO3 ये लिया। ये सब ही टूट के क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन। सबके सब क्या दे रहे हैं हमें? H प्लस आयन। इनके एनायन की कहीं पे भी कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा था। याद करो, हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही साइड में सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिले थे हमें, इसलिए हमने उनको कैंसिल कर दिया था। मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, एसिड के नेगेटिव आयंस और बेस के पॉजिटिव आयंस कहीं पे भी रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? केवल H प्लस आयन एसिड का और OH माइनस आयन बेस का। OH माइनस आयन बेस का। तो जो बेस भी, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, KOH, NaOH, ये सब स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो इनके K प्लस और Na प्लस ये भी न्यूट्रलाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो मीन्स सब में सेम H प्लस बन रहा है और सब में ही सेम OH माइनस बन रहा है। इसलिए चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होगी। चाहे कोई भी बेस ले लो, उनकी भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? कांस्टेंट। तो ये किसी ने समझाया था? ये आर्रेनियस ने इसको डिफाइन किया था। ठीक है, चलो आगे। पहली चीज, सेकंड पार्ट, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एसिड is defined as the concentration of H plus ion। एसिड की कैटालिटिक एफिशिएंसी कि वो किसी कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या है? किसी भी रिएक्शन में कैटालिटिक पावर जो होती है, उस रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करने की पावर, वो उसकी क्या कहलाती है? कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एसिड की कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूट कर रही है, और बेस रिएक्शंस के कैटालिटिक पावर को डिफाइन करने के लिए OH माइनस आयन डिफाइन करेंगे। और ये किसने बताया था? आर्रेनियस ने। कि जैसे हम इनको एक्वस सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, एसिड H प्लस देता है और बेस OH माइनस देता है। तो जितना H प्लस आयन ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा कैटेलाइज करेगा रिएक्शन को, और जितना OH माइनस आयन ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा कैटेलाइज करेगा रिएक्शन को, बेसिक रिएक्शंस को। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड
property of acid is defined as the concentration of H प्लस आयन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में कैटालिटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, किसकी? एसिड की। वैसे ही बेस की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। ठीक है। तीसरा पॉइंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द, इन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाली एसिड और बेस की, और ये निकाली है आयनिक कांस्टेंट से। थर्ड पॉइंट क्या है? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस कैन बी calculate by the, किसके द्वारा? आयनिक कांस्टेंट। आयनिक कांस्टेंट के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। किसकी? एसिड और बेस की। एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ किसके द्वारा निकाली इन्होंने? आयनिक कांस्टेंट के द्वारा निकाली। देखो Ha, H प्लस प्लस A माइनस, कौन सी रिएक्शन है ये? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इसका आयनिक कांस्टेंट Ka से डिनोट करते हैं, क्योंकि एसिड है तो Ka से डिनोट करते हैं। जब आयनिक कांस्टेंट Ka कैसे निकालते हो आप? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। H प्लस इंटू A माइनस अपॉन Ha। वैसे ही बेस का किया BOH, Kb से डिनोट करेंगे, इसकी आयनिक कांस्टेंट को Kb से डिनोट करेंगे। B मीन्स बेस और A मीन्स एसिड, इसलिए Ka से डिनोट किया ये, और ये Kb से डिनोट किया। किसमें टूटेगा ये? B प्लस प्लस OH माइनस। कैसे निकालोगे आप Kb की वैल्यू? Kb इक्वल टू B प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन BOH। तो ये भी इसका यूज है कि आर्रेनियस थ्योरी, आर्रेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आयनिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा? आयनिक कांस्टेंट के द्वारा हम उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टडी कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था इसके यूजेस। अब आती हैं इसकी लिमिटेशंस। देखो हर जगह पे हमने क्या कहा? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एक्वस सॉल्यूशन हटा मींस एसिड और बेस की डेफिनेशन फेल हो गई। तो अगर मैं HCl को वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं तो क्या वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी उसमें? तब भी रहेगी ना। मीन्स वहां पे ये एसिड और बेस की डेफिनेशंस को डिफाइन नहीं कर रहा था। क्या है कि एसिड और बेस लिमिटेशन ऑफ आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी, पहले तो डेफिनेशन समझो। क्या कहा था आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग? कि जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यदि हम उनको वाटर में डिसोल्व करें और वो H प्लस आयन दे, मीन्स क्या क्या दे दिया? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो विदाउट हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको उन्होंने एसिड की कैटेगरी में डिफाइन नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो एसिड होते हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं होता? H प्लस आयन नहीं होता।
दूसरी बात, जिनके पास H प्लस आयन भी है लेकिन हमने उसको सॉल्वेंट वाटर में डिसोल्व नहीं किया, किसी और सॉल्वेंट में डिसोल्व किया, तब भी ये एसिड और बेस को डिफाइन नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की टर्म्स को डिफाइन करने के लिए इन्होंने कौन सा सॉल्वेंट काम में लिया? वाटर सॉल्वेंट। वाटर के अलावा किसी भी सॉल्वेंट में यदि हम इन सेम कंपाउंड्स को डिसोल्व कर रहे हैं तो ये डिफाइन नहीं करता है। तो पहला तो इसका क्या हो गया? पहली लिमिटेशंस, एसिड एंड बेस defined in the term of defined in the term of aqueous solution। किसमें डिफाइन किया इन्होंने? एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिफाइन किया। बट इट इज नॉट डिफाइंड इन अदर सॉल्यूशन, बट नॉट डिफाइंड इन अदर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिफाइन नहीं हो रहा। मैं HCl को वाटर में डिसोल्व कर रही थी तो इसको एसिड कहा। क्या कहा इसको? एसिड कहा। लेकिन यदि HCl को मैं बेंजीन में डिसोल्व करूं तो मैं आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एसिड डिफाइन नहीं कर सकती। एसिड नॉट डिफाइन। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं इसको एसिड की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकती। एसिड की फॉर्म में डिफाइन करने के लिए मुझे सॉल्वेंट जो लेना पड़ेगा वो वाटर एज ए सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक क्या था? इन्होंने केवल उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड और बेस कहा जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड है। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड और हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड बेस। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, हाइड्रोजन containing compound is acid, but it not define non-hydrogen containing compound। नॉन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये डिफाइन नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल AlCl3 किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह। लुईस एसिड में पढ़ेंगे हम इसको। BF3 किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह। कहीं पे भी इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड डिफाइन नहीं कर सकते। एसिड नॉट डिफाइन according to माइनस आयन है ही नहीं, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, इसलिए आरएनएस के अकॉर्डिंग ये क्या नहीं है? बेस नहीं है। इट इज नॉट बेस अकॉर्डिंग टू आरएनएस। लेकिन है क्या ये एक्चुअली में? बेस। आरएनएस के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है, लेकिन
ये है क्या एक्चुअली? बेस। इसलिए ये भी इसकी एक ड्रॉबैक थी कि ये केवल और केवल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड और नॉन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को इसने डिफाइन नहीं किया। और इन्होंने क्या कहा? हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड बेस और नॉन हाइड्रोक्सिल कंपाउंड को इन्होंने न तो एसिड की कैटेगरी में रखा न बेस की, मीन्स डिफाइन नहीं किया। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक थी। उसके बाद एक ड्रॉबैक क्या थी? एसिड और बेस को इन्होंने गैसियस स्टेट में डिफाइन नहीं किया, उसके लिए इनको क्या करना पड़ा? केवल एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स सॉल्यूशन में ही एसिड और बेस को डिफाइन किया, विदाउट सॉल्यूशन या कहें कि गैसियस स्टेट में एसिड और बेस को डिफाइन नहीं किया। तो ये ड्रॉबैक भी थी। थर्ड ड्रॉबैक, it is not define acid and base in gaseous state. Gaseous state, solid state, या लिक्विड स्टेट, मीन्स ये प्योर फॉर्म में नहीं कर रहा था, केवल उसके सॉल्यूशन की फॉर्म में ही डिफाइन कर रहा था। क्या है? ये प्योर फॉर्म में एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर रहा था, ये तो केवल उसके सॉल्यूशन की फॉर्म में ही उनको एसिड और बेस डिफाइन कर रहा था। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक थी। उसके बाद चौथा ड्रॉबैक जो था वो ये था, किसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की प्रोसेस डिफाइन नहीं की। इट इज नॉट डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज नॉट डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किसमें? इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में इसने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को भी डिफाइन नहीं किया, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए था? एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स ये कहो कि इसकी डेफिनेशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के इर्द गिर्द ही थी। इसमें तीन ही चीजें थी, एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन कंटेनिंग और हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग। उसके अलावा ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे एसिड थे जिनके पास हाइड्रोजन नहीं था लेकिन वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। कुछ ऐसे बेस थे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था लेकिन वो बेस थे, वो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। यदि हम इन एसिड और बेस को किसी और दूसरे सॉल्वेंट में डिसोल्व करते तब भी हम इसे एसिड और बेस की कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर सकते थे आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही डिफाइन किया, दूसरे सॉल्यूशंस में डिफाइन नहीं किया। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। आर्हेनियस कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो दूसरी थ्योरी है ब्रोनस्टेन-लोरी थ्योरी, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।